नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली डिजिटल जनगणना के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबसे किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतनी जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि सरकार ये कैसे तय करती है कि भाई आपके शहर में एक नया स्कूल कहाँ बनना चाहिए या किस गांव में एक बेहतर सड़क की जरूरत है? इसका जवाब एक ही जगह छिपा है, जनगणना में। जी हाँ, जनगणना ही वो ज़रूरी डेटा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वेलफेयर स्कीम्स तक देश के विकास की हर कड़ी को आप कह सकते हैं एक तरह से आकार देता है। ये पब्लिक पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये जो देश भर में गिनती होती है ये आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ये डेटा सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह है। इससे ही पता चलता है कि संसाधनों को कहाँ लगाना है, चाहे वो किसी खास समुदाय के लिए योजनाओं हों या तेजी से बढ़ते शहरों के लिए बेहतर सुविधाएं हों। सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करता है। जरा सोचिए, पिछली जनगणना हुई थी 2011 में। तब से अब तक भारत कितना बदल गया है। हमारी आबादी बढ़ी है, लाखों लोग गांवों से शहरों में बस गए हैं और हमारी इकोनॉमी भी कितनी बदल गई है। अब पुरानी जानकारी पर बनी नीतियां आज के भारत के लिए उतनी असरदार नहीं हो सकती है ना? और हाँ, जनगणना में हिस्सा लेना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये हमारा कानूनी कर्तव्य है। सेंसस एक्ट 1948 ये पक्का करता है कि हर कोई इसमें हिस्सा ले ताकि डेटा ज्यादा से ज्यादा सटीक हो और देश की सही तस्वीर सामने आ सके। और इसी कानूनी कर्तव्य को गंभीरता देने के लिए गलत जानकारी देने या इसमें भाग लेने से मना करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये सब इसलिए है ताकि डेटा की सटीकता बनी रहे। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये जो जनगणना हो रही है, ये पहले की किसी भी जनगणना से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होने वाली है। इस बार हम कागज और कलम को पीछे छोड़ रहे हैं। ये डिजिटल जनगणना ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और आपको ज्यादा कंट्रोल देने के लिए बनाई गई है। मतलब अब आप सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देंगे, बल्कि ऑनलाइन अपनी जानकारी भरकर इस प्रक्रिया में एक एक्टिव भागीदार बनेंगे। इससे गलतियां कम होंगी और नतीजे भी जाहिर है जल्दी आएंगे। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें आपकी भूमिका क्या होगी और ये सब होगा कैसे। ये रही वो एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, sns.gov.in। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेबसाइट 16 भाषाओं में उपलब्ध है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। आप ऑनलाइन अपनी जानकारी भरते हैं, उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी मिलती है और फिर जब जनगणना अधिकारी आपके घर आते हैं तो वो बस उस आईडी से आपकी जानकारी का मिलान करते हैं। मतलब घंटों के इंटरव्यू की जगह अब बस कुछ मिनटों का वेरिफिकेशन। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। ये पोर्टल पूरे देश में अलग अलग फेज में खुलेगा, तो अपने राज्य की तारीखें ध्यान से देख लें। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल आपके इलाके के लिए सिर्फ इसी समय के दौरान एक्टिव रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रक्रिया अप्रैल में दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्यों से शुरू होकर अगस्त में मणिपुर तक चलेगी। तो ये सब मिलकर देश के लिए क्या मायने रखता है? आइए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है। पहले फेज में आप ऑनलाइन अपनी जानकारी देते हैं। इसके बाद जनगणना अधिकारी आपके घर आकर मकान की हालत और वहाँ क्या-क्या सुविधाएं हैं इसका जायजा लेते हैं और फिर आपकी दी हुई व्यक्तिगत जानकारी का वेरिफिकेशन करते हैं। और हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। पहली बार जाति पर आधारित विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इससे सरकार को ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से समुदाय विकास में पीछे रह गए हैं और उन्हें टारगेटेड मदद की जरूरत है, ताकि नीतियां और ज्यादा असरदार बन सकें। और जरा इस मिशन का पैमाना देखिए, इसमें 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे। ये वाकई में दुनिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में से एक है। ये सच में एक बहुत बड़ा काम है। तो ये डिजिटल जनगणना भारत के लिए एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें अपने देश को बेहतर ढंग से समझने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका देती है। लेकिन इसके साथ अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड को पार करना और डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नया तरीका जमीनी हकीकत पर कितना खरा उतरता है।